अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। इस स्पेसिफिक वीडियो लेसन में हम डिस्कस कर रहे हैं स्प्रिंग 2024 का क्वेश्चन नंबर 3 MFA यानी कि मैनेजरियल एंड फाइनेंशियल एनालिसिस के पास पेपर्स का। और ये स्पेसिफिक क्वेश्चन जो है ये पेस्टल और स्वाट एनालिसिस पे बेस्ड है। तो इसमें दोनों चीज़ें डिस्कस होंगी। एक सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन है, इस सिनेरियो को सुनते हैं, समझते हैं, देखते हैं कि कैसे अप्लाई करना है। तो स्टार्ट करते हैं। सवाल कहता है, Electric Automobile EA, a renowned multinational company, is currently considering the establishment of an electric car assembly plant in Pellant. पेलेंट एक जगह है और एक कंपनी है जिसका नाम इन शॉर्ट ई है। ये ई कंपनी जो है पेलेंट में अपना इलेक्ट्रिक व्हीकल का, इलेक्ट्रिक कार्स का बिजनेस स्टार्ट कर रही है और उसका एक प्लांट वहाँ पर जो है वो लगाएगी। असेंबली प्लांट होगा वो, यानी कि मुख्तलिफ कंपोनेंट्स को असेंबल कर कर और गाड़ियाँ तैयार करी जाएंगी और ये इलेक्ट्रिक व्हीकल्स होंगी, ये याद रही रखिएगा। With manufacturing and assembly plants spread across various countries, EA aims to capture the growing market for electric vehicles. इस कंपनी के मुख्तलिफ कंट्रीज में मुख्तलिफ प्लांट्स लगे हुए हैं और वो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की ही जो बनाने वाली कंपनी है वो है, और इस चीज़ में ये प्रॉस्पर करना चाहती है, आगे बढ़ना चाहती है। The proposal includes selling a specific number of electric cars locally in Poland and exporting the remaining production to various parts of the world. दो काम होंगे। एक ये कि वहाँ से लोकल सेल्स भी होगी और वहाँ से चीज़ें या गाड़ियाँ एक्सपोर्ट भी होंगी दूसरे मुल्कों पे। EA's strategic move is driven by the absence of electric car assembly facilities in Poland. अच्छा, पेलेंड में पहले से इस तरह की कोई फैसिलिटीज़ नहीं है, तो एक स्ट्रेटेजिक अच्छी मूव है। इनके पास एक फर्स्ट मूवर एडवांटेज होगा। फर्स्ट मूवर एडवांटेज यानी कि पहली कंपनी जो इस तरह का काम कर रही होगी। प्रेजेंटिंग एन अपॉर्चुनिटी टू केटर टू द इवॉल्विंग प्रेफरेंसेस इन द ऑटोमोटिव इंडस्ट्री। With the evolution of the automotive industry, electric cars are positioned not only as efficient means of transportation but also as lifestyle choices and status symbols across the world. यानी कि वक्त के साथ साथ ऐसा हो रहा है कि इलेक्ट्रिक कार्स को प्रेफर किया जा रहा है। पेट्रोल और डीजल पे जो कार्स चलती थी उसके बजाय इलेक्ट्रिक कार्स की जो है वो प्रेफरेंस बढ़ रही है। इन्वायरमेंटली फ्रेंडली भी होती हैं, कॉस्ट एफिशिएंट भी होती हैं। ES target demographic in Poland consists of individuals seeking eco-friendly alternatives amid rising petrol prices. पेट्रोल की प्राइसेस भी इंक्रीज हो रही हैं, तो जो लोग इलेक्ट्रिक कार्स की तरफ जाना चाहते हैं और उसको एक्सेप्ट करते हैं वो इनकी एक टारगेट मार्केट भी है। Despite the somewhat unstable political and economic conditions in Poland, the government is actively working to instill confidence among foreign investors by providing tax exemptions and strengthening emission regulations, aligning with EA's expansion plans. जिस मुल्क में हम प्लांट स्टार्ट करने जा रहे हैं उधर के लोकल हालात तो बहुत अच्छे नहीं हैं। अलबत्ता वहाँ की गवर्नमेंट जो है वो टैक्स की एग्जेम्पशन दे रही है और फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स को इनकरेज कर रही है, जो कि एक पॉजिटिव बात है। दिस वेंचर नॉट ओनली promises economic benefits and job opportunities for the local population but also addresses the increasing environmental concerns by introducing electric vehicles to the market. इससे जॉब अपॉर्चुनिटीज बनेंगी, इन्वायरमेंटली फ्रेंडली चीज़ें होंगी। ये सारी आपको एक कहानी दी हुई है जो कि आपने आगे बढ़ने से एक दो बार रीड करनी है पहले। सवाल का पहला मार्क्स 8 मार्क्स का था। पहला जो पार्ट था बोलता था परफॉर्म पेस्टल एनालिसिस ऑफ इलेक्ट्रिक ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री इन पेलेंट। पेस्टल एनालिसिस करो यानी कि आप एक एनालिसिस कर कर बताओ जिसमें पॉलिटिकल, इकोनॉमिकल, सोशल, टेक्नोलॉजिकल, लीगल, ये सारे मैटर्स हैं वो आपने एड्रेस करे हुए हों। डिफरेंट एंगल से आपने सोचा हुआ हो कि ये इन्वेस्टमेंट करना वायबल है या नहीं, क्या फेवरेबल बातें हैं, क्या अनफेवरेबल बातें हैं। कंडक्ट स्वॉट एनालिसिस। सॉर्ट होता है स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटी और थ्रेट एनालिसिस फॉर ईए। ये दोनों चीज़ें जो है यानी कि पेस्टल और स्वॉट एनालिसिस, ये दो मुख्तलिफ चीज़ें हैं और दोनों जो हैं वो आपके पेपर्स के लिए जनरली बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। दोनों जो है उसका एनालिसिस करना आपको आना चाहिए। तो अब हम देखते हैं कि स्वॉट एने सबसे पहले पेस्टल एनालिसिस कैसे होगा। हम आईकेप के आंसर पर आते हैं। पेस्टल में जो पी होता है ना, पी, पेस्टल में जो पी होता है वो स्टैंड करता है पॉलिटिकल फैक्टर्स के लिए। यानी कि कौन से ऐसे पॉलिटिकल फैक्टर्स हैं जो इन सारी बातों को सपोर्ट करते हैं और कौन से ऐसे पॉलिटिकल फैक्टर्स हैं जो इसके अगेंस्ट हैं। तो आपने अपने पास पॉलिटिकल फैक्टर्स की हेडिंग डालकर और उसमें वो फैक्टर्स लिखने होंगे जो आपकी इन्वेस्टमेंट को सपोर्ट कर रहे हैं और जो उसके अगेंस्ट हैं। देखते हैं दो फैक्टर्स यहाँ पर क्या लिखे हुए हैं। Poland is somewhat politically unstable, which could pose risks for a multinational company like EA। यानी कि पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी है। ये कहाँ लिखा हुआ था, देखिए यहाँ पर आपके पास लिखा हुआ था
कि पॉलिटिकली गवर्नमेंट जो है ना वो, या उस मुल्क में पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं है, गवर्नमेंट रेगुलरली चेंज होती है, किसी एक के पास पावर नहीं है, लॉन्ग टर्म श्योरिटी नहीं है कि किस तरह की गवर्नमेंट पॉलिसीज होंगी, नई गवर्नमेंट आती है तो अपनी नई पॉलिसीज लेकर आती हैं। तो ये सिनेरियो से ही आपने आइडेंटिफाई करना था। मैंने क्या किया कि अंडरलाइन कर कर पी लिख दिया। जब आप एक बार इस वीडियो को और इस सवाल को मेरे साथ देखेंगे, फिर आप खुद से सॉल्व करेंगे, तो आप इस तरह से याद रख सकते हैं कि भाई अच्छा ये पॉलिटिकल बात हो रही है। तो ये तो एक अनफेवरेबल बात हो गई। फिर लिखा हुआ है द गवर्नमेंट इज एक्टिवली वर्किंग टू अट्रैक्ट फॉरेन इन्वेस्टर्स ऑफरिंग सपोर्ट टू कंपनीज लाइक ईए। आपने एक अनफेवरेबल और एक फेवरेबल बात लिख दी और इस पॉइंट को आपने क्लोज कर दिया। फेवरेबल बात कहाँ है सर? वो भी सिनेरियो में ही है। यहाँ पे लिखा हुआ था कि द गवर्नमेंट इज एक्टिवली वर्किंग टू इंस्टिल कॉन्फिडेंस अमंग फॉरेन इन्वेस्टर्स बाय प्रोवाइडिंग टैक्स एग्जेम्पशन एंड स्ट्रेंथनिंग इमिशन रेगुलेशंस अलाइनिंग विद ईएस एक्सपेंशन प्लान्स। यानी कि पॉलिटिकल बातें इन्हीं दो सेंटेंसेस से निकली। एक तो कि वहां पर स्टेबिलिटी नहीं है, और दूसरा कि वहाँ की जो करंट गवर्नमेंट है वो इस चीज़ को, इस वेंचर को, इस तरह के कामों को सपोर्ट करती है, टैक्स की एग्जेम्पशन देती है, टैक्स की इतनी ज़्यादा एक्सपेंस की वैल्यू नहीं होगी आपकी। तो इस तरह से आपने पॉलिटिकल बातों को वाइंड अप किया। अब आप इसको 2-3 बार रीड करेंगे और फिर आप खुद ज़रूर लिखने की कोशिश करेंगे ताकि आप वहाँ पर राइटिंग स्किल सीख सकें, लिखना सीख सकें। फिर आपके पास इकोनॉमिक फैक्टर्स में क्या क्या चीज़ें डिस्कस हुई हैं। द इकोनॉमिक इनस्टेबिलिटी इन पेरेंट में बी अ कंसर्न फॉर ईए। हमें पता है कि इकोनॉमिकली जो है ना वो कंट्री इतनी स्टेबल नहीं है। यहाँ पर ये लिखा हुआ है कि इकोनॉमिक कंडीशन जो है ना, डिस्पाइट द समवॉट अनस्टेबल पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक कंडीशंस इन पेरेंट। तो ये इकोनॉमिक फैक्टर है, इकोनॉमिकली चीज़ें स्टेबल नहीं है, लोगों की इनकम जो है वो एक रेगुलर इनकम नहीं है, हालात अच्छे भी हो सकते हैं, हालात बुरे भी हो सकते हैं, कभी बहुत ज़्यादा इन्फ्लेशन होती है, कभी कम हो जाती है। यानी कि एक जो है ना वो कंक्लूसिवली स्टेबल हालात नहीं चल रहे। अच्छा जी, उसके बाद दूसरा पॉइंट क्या लिखा है जनाब, इसमें देखते हैं। राइजिंग पेट्रोल प्राइसेस could work in favor of electric vehicles, making them an attractive option for consumers seeking cost effective and eco friendly alternatives। सवाल में ये भी लिखा हुआ था कि पेट्रोल की प्राइसेस जो है ना वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो रही हैं। ठीक है ना, अगर हम सवाल दोबारा से देखते हैं तो यहाँ पर कहीं ना कहीं एक पॉइंट ज़रूर था, थोड़ा सा मुझे जो है वो शायद ढूंढना पड़ेगा। विद इवोल्यूशन ऑफ द ऑटोमोटिव इंडस्ट्री। अच्छा, खैर एनीवेज, कहीं एक पॉइंट ज़रूर लिखा हुआ था कि पेट्रोल की प्राइसेस जो है ना वो इतनी ज़्यादा फेवरेबल नहीं है, वो इंक्रीज हो रही हैं। अच्छा, this venture not only promises economic and job opportunities for the local but also increasing environmental impact by introducing electric vehicles, accessible strengthening emissions, allowing। हाँ ये रहा, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है EA's target demographic in parent consists of individuals seeking eco-friendly alternatives amid rising petrol prices। तो ये भी एक इकोनॉमिक फैक्टर है ना, अगर प्राइसेस इंक्रीज हो रही हैं, पेट्रोल की प्राइसेस इंक्रीज हो रही हैं, तो इकोनॉमिकली लोगों के लिए वो चीज़ मुश्किल बन जाती है। लिहाजा ये भी एक आप कह सकते हैं कि इकोनॉमिक फैक्टर में अकाउंट फॉर हो रहा है। इकोनॉमिक फैक्टर में कोई भी आप ऐसी चीज़ लिख सकते हो जो सेविंग से हो, जो इन्फ्लेशन से रेलिवेंट हो, जो सैलरी से रेलिवेंट हो, जो किसी चीज़ के प्राइस के इंक्रीज से रेलिवेंट हो, प्राइस के डिक्रीज से रेलिवेंट हो। इस तरह के पॉइंट्स यहाँ पर आप मेंशन कर सकते हैं। उसके बाद सोशल फैक्टर्स है। The shift towards eco-friendly alternative indicates a positive trend for electric vehicles. Electric cars are seen as lifestyle choices and status symbols। ये दो पॉइंट्स भी सवाल में मेंशन ही थे, आप इसको ढूंढ सकते हैं। सोशल फैक्टर्स में आप ये लिखेंगे कि सोसाइटी किसी एक चीज को कैसे देखती है, क्या सोसाइटी में उसकी एक्सेप्टेबिलिटी है। सोसाइटी इज अ ग्रुप ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स ना, तो जो वहाँ के लोग हैं, जो लोकल्स हैं, वो उस चीज को एक्सेप्ट करते हैं या नहीं। अब यहाँ पर कब नेगेटिव बातें आएंगी, कोई ऐसी प्रोडक्ट हो जिसको सोसाइटी एक्सेप्ट ना करती हो, सोसाइटी का वो नॉर्म ना हो, सोसाइटी का वो कल्चर ना हो, तो वहाँ पर रिजेक्शन आएगी। लेकिन यहाँ पर सवाल में क्लियरली स्टेट किया हुआ था कि इस तरह की व्हीकल क्योंकि इको फ्रेंडली है, तो यहाँ पर एक पॉजिटिव ट्रेंड देखा गया है, सोसाइटी इसको एक्सेप्ट कर रही है। साथ में जो है वो लाइफ स्टाइल चॉइस और स्टेटस सिंबल भी इसको कंसिडर किया जाता है। इलेक्ट्रिक व्हीकल जनरली सस्ती नहीं होती हैं, तो जिसके पास इलेक्ट्रिक व्हीकल होती है कहा जाता है कि वाह यार तुम्हारे पास तो इलेक्ट्रिक व्हीकल है। तो इस तरह की भी एक बात जो है वो सोसाइटी में चल रही है। अच्छा, टेक्नोलॉजिकल फैक्टर्स में जनाब क्या लिखा हुआ है। देयर इज एन एब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रिक कार मैन्युफैक्चरिंग टेक्नोलॉजी प्लांट विद इन पेलेंट बाय ब्रिंगिंग द टेक्नोलॉजी ईए कैन अचीव फर्स्ट मूवर्स एडवांटेज। देखें, अब ये पॉइंट भी यहाँ पर मेंशन्ड होगा। यहाँ पर लिखा हुआ है EA's strategic move is driven by the absence of electric car assembly facilities in Peleng।
यानी कि ये जहां पर मैं पैलेंट में इन्वेस्टमेंट करने जा रहा हूं वहां पर इस तरह की कोई टेक्नोलॉजी ही अभी तक नहीं है, कोई इस तरह का प्लांट नहीं लगा हुआ। तो ये तो मेरे फेवर में बात है ना, मुझे फर्स्ट मूवर एडवांटेज होगा। फर्स्ट मूवर एडवांटेज का मतलब ये है कि मैं पहली कंपनी हूँ जो वहां पर इस तरह का काम करेगी, लिहाजा मुझे लोग जो है वो बिजनेस अच्छा मिलेगा, कंपटीशन कम होगा। अच्छा जी, उसके बाद क्या है, एनवायरमेंटल फैक्टर्स, द इंक्रीजिंग अवेयरनेस ऑफ एनवायरमेंटल इश्यूज इन पेलेंट प्रेजेंट्स एन अपॉर्चुनिटी फॉर ये marketing the eco-friendly aspects of electric cars could attract or environmentally conscious consumers। वो consumers जो environmentally friendly चीज़ों को prefer करते हैं, वो consumers जो environment जो है उसको अच्छा देखना चाहते हैं, वो इन गाड़ियों को accept करेंगे। इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की जो इमिशन होती है, जो हार्मफुल जो आप कह सकते हैं गैसेज या फ्यूम्स की इमिशन होती है, वो कंपैरेटिवली बहुत कम होती है। इस तरह के जुमले भी सवाल में लिखे हुए थे। उसके बाद लीगल फैक्टर्स, पेलेंट गवर्नमेंट इज एक्टिवली वर्किंग टू इंस्टिल कॉन्फिडेंस अमंग फॉरेन इन्वेस्टर्स बाय प्रोवाइडिंग टैक्स एग्जेम्पशंस। अच्छा, टैक्स एग्जेम्पशन जो है ना वो लीगल फैक्टर भी है, यानी कि इलीगल बात नहीं है, लीगल बात है। लीगली आपको टैक्स की एग्जेम्पशन दी जा रही है, आपको उसके थ्रू बेनिफिट होगा। पेलेंट गवर्नमेंट इज ऑल्सो स्ट्रेंथनिंग इमिशन रेगुलेशंस। इमिशन यानी कि जो हार्मफुल इमिशंस प्रोड्यूस होती हैं उसकी रेगुलेशंस पर भी काम हो रहा है। Exporting electric cars to various parts of the world involves navigating trade regulations and tariffs। यानी कि अगेन आप वहां से जब गाड़ियां एक्सपोर्ट करोगे तो एक और इम्प्लीकेशन जो होगी वो ये है कि वहाँ के ट्रेड रेगुलेशंस और टैरिफ्स कैसे हैं। टैरिफ्स का मतलब ये है कि जब आप चीज़ें एक्सपोर्ट करते हो तो आप पे क्या हैवी टैक्सेस लगेंगे, क्या वहाँ से चीज़ों को एक्सपोर्ट करना जो है वो आसान है या मुश्किल है, इस तरह की कुछ बातें हैं। तो यह आप जो है वो अपने पास लीगल फैक्टर्स में लिख सकते हो। अगेन देखिए ये चीज़ें सिनेरियो में कहीं ना कहीं जो है वो मेंशन ज़रूर होंगी या उसकी हिंट ज़रूर होगी। थ्योरी वाला सवाल जो है वो अटेम्प्ट करना थोड़ा सा मुश्किल होता है। बहरहाल मैं ये चाहूँगा कि आप जिस तरह से ये सवाल आपने पकड़ा ना, इसी सवाल के सिनेरियो को, फिर आंसर को 2 4 5 बार रीड करें, फिर आप इस वीडियो को दोबारा से देखिए, कुछ चीज़ें और दिमाग में बैठेंगी, याद आ रही होंगी, और फिर इसी सवाल को दोबारा से 2 से 3 बार करें। एक ही सवाल को 10 बार करना बेहतर है रादर देन 10 सवालों को एक एक बार करना। जब आप एक ही सवाल को 10 बार देखते हैं ना तो आपको वो चीज़ें जहन में बैठना शुरू हो जाती हैं और लिखना आ जाता है। अच्छा जी, उसके बाद फिर लीगल फैक्टर्स के बाद जो है वो यहाँ पर हमारे पास देखें, ये पूरा कंप्लीट हुआ पेस्टल एनालिसिस। पी फॉर पॉलिटिकल, ई फॉर इकोनॉमिक, एस फॉर सोशल, टी फॉर टेक्नोलॉजिकल, ई फॉर एनवायरमेंटल और एल फॉर लीगल। यह हमने पेस्टल एनालिसिस परफॉर्म कर लिया। 8 पॉइंट्स लिखने के 8 मार्क्स हैं। आई डोंट थिंक सो कि सिनेरियो देखकर आप 6 या 7 पॉइंट्स नहीं लिख पाओगे। 8 के 8 शायद ना लिख सको, लेकिन 6 से 7 पॉइंट्स लिखना आई डोंट थिंक सो कि कोई मुश्किल बात है। आप आराम से इसको लिख सकते हो, आराम से 6 7 8 पॉइंट्स मेंशन कर सकते हो। 1 पॉइंट का 1 मार्क भी होगा, और सात अगर आप 7 मार्क्स उठा लेते हो तो आई डोंट थिंक सो कि ये एक डिफिकल्ट टास्क बनती है। दूसरा आपके पास है कंडक्ट स्वॉट एनालिसिस। स्वॉट में आपको क्या बताना होता है, स्ट्रेंथ्स, यानी कि आपकी खासूसियत क्या है, खास बातें क्या है, आपकी ताकत क्या है, आपके पास पॉजिटिव एनर्जी कौन सी वाली है जिसको आप यहाँ पर सिनेरियो में इस्तेमाल कर सकते हो। वीकनेसेस, खामियां क्या हैं, कमजोरियां क्या हैं, क्या नेगेटिव पॉइंट्स हैं आप में जिसके जरिए आप नाकाम हो सकते हो। अपॉर्चुनिटीज, यानी कि आपके सामने क्या एवेन्यूज हैं, क्या अपॉर्चुनिटीज हैं। और टी फॉर थ्रेट्स, यानी कि किन चीज़ों से आपको खतरा है। स्ट्रेंथ्स और वीकनेसेस जो है ना वो दो इंटरनल फैक्टर्स हैं। किसी की स्ट्रेंथ उसकी अपनी होती है, किसी की वीकनेस उसकी अपनी होती है। अपॉर्चुनिटीज और थ्रेट्स दो चीज़ें थोड़ी सी एक्सटर्नल होती हैं, यानी कि अपॉर्चुनिटी इन इटसेल्फ नहीं, कहीं से आती है। कहीं से आई हुई अपॉर्चुनिटी को अपने स्ट्रेंथ के थ्रू ग्रैब करना होता है, ठीक है। थ्रेट्स किसी और चीज से होते हैं, एक्सटर्नली ओरिएंटेड होते हैं। ये दो चीजें इंटरनली ओरिएंटेड होती हैं, ये दो चीजें एक्सटर्नली ओरिएंटेड होती हैं। बहरहाल ये मैंने थोड़ी सी डिस्कशन कर दी जो लेक्चर्स थे उनके हवाले से। अब आ जाते हैं हम स्ट्रेंथ्स पर। लिखते हैं टेक्नोलॉजिकल एक्सपर्टीज। EA is an experienced organization and likely carries strong technical expertise in electric vehicle manufacturing and technology। बिल्कुल सही बात है। जिस कंपनी की बात हो रही है, जिस कंपनी का सिनेरियो है, जिस कंपनी ने दूसरी कंट्री में अपना प्लांट लगाना है, उसके पास पहले से ही इन काम को करने का एक्सपीरियंस है। Global presence with manufacturing facilities is spread across various countries. EA has established a global presence allowing it to leverage experience, expertise and resource from diverse markets। ये पॉइंट भी जो है वो ऊपर मेंशन्ड है कि इस कंपनी के बहुत सारे मुख्तलिफ मुल्कों में प्लांट्स लगे हुए हैं, लिहाजा वहाँ का एक्सपीरियंस भी इसको मिल रहा है, हासिल हो रहा है। स्ट्रॉन्ग ब्रांड रेपुटेशन, EA is renowned multinational company।
ये कोई छोटी मोटी कंपनी नहीं है, ये भी सिनेरियो में लिखा हुआ था, इस कंपनी का बिजनेस बहुत सारे मुल्कों में है, तो ये एक मशहूर जानी पहचानी बड़ी कंपनी है। Established supply chain and distribution network. EA is an established multinational company and likely has well-established supply chain and distribution network to manage such large operations. जाहिर है कि ये एक बड़ी मल्टीनेशनल कंपनी है, तो इसके जो सप्लाई चेन है, सप्लायर्स से, यानी कि जो सप्लायर से या क्रेडिटर से जो मटेरियल आता है, रॉ मटेरियल अपने कस्टमर्स तक फिनिश गुड्स को पहुंचाना होता है, ये सारी चीज़ें इसकी स्ट्रांग है, इसके ऑपरेशंस पहले से बने हुए, इसके सिस्टम्स पहले से मौजूद हैं। Resources to expand, EA likely has access to sufficient financial and non-financial resources to be able to establish manufacturing units in Thailand। और ऐसा कहीं जाहिर नहीं होता सवाल में कि कंपनी को कोई फाइनेंशियल असिस्टेंस की या एड की ज़रूरत हो, लोन की ज़रूरत हो, फाइनेंशियली चीज़ें स्टेबल और अच्छी नज़र आ रही हैं। ठीक है जी। अच्छा जी, उसके बाद फिर वीकनेसेस। Limited local market understanding. EA has no experience in operating in Thailand and may face challenges in understanding and catering to the preference of the local market. जाहिर है ये पहली बार थाईलैंड में ऑपरेट कर रहा है, तो एक वीकनेस जो है वो ये है कि लोकली मुझे चीज़ें नहीं पता ना, वहाँ की मुझे नॉर्म्स, ट्रेडिशंस, कल्चर्स नहीं पता, वहाँ पे लोग कौन सा गाड़ियों का कलर प्रेफर करते हैं ये नहीं पता, लोग गाड़ियाँ भगाना प्रेफर करते हैं या स्लो चलाना प्रेफर करते हैं ये नहीं पता, वहाँ पर गाड़ी में सीटिंग कैपेसिटी कैसी होनी चाहिए ये मुझे नहीं पता, वहाँ के लोग जो है वो उनके फाइनेंशियल हालात कैसे हैं, क्या वो लग्जरी कार्स बहुत ज़्यादा प्रेफर करते हैं या छोटी गाड़ियाँ ज़्यादा प्रेफर करते हैं, ये इतना नहीं पता। तो इन चीज़ों को जानने की ज़रूरत है। उसके बाद आ जाती हैं अपॉर्चुनिटीज़। क्या कोई अपॉर्चुनिटीज़ हैं? Growing demand for electric vehicle, the global trend towards electric vehicle is likely mirrored in Thailand, providing an opportunity for EA to tap into a market with increasing demand for eco-friendly transportation। दुनिया भर में इलेक्ट्रिक कार्स जो है उसकी धूम मची हुई है, लोग जो है वो आहिस्ता आहिस्ता पेट्रोल और डीजल की कार से इलेक्ट्रिक कार्स पर स्विच कर रहे हैं, उनकी कॉस्ट एफिशिएंसी भी है, एनवायरमेंटली फ्रेंडली भी हैं और शायद ज़्यादा बेहतर भी हैं। तो ये एक आप कह सकते हैं कि अपॉर्चुनिटी है, इस अपॉर्चुनिटी को आप ग्रैब कर सकते हो, लोग इस चीज़ की धूम मचा रहे हैं तो आप इसको बेचना, आप इसको आराम से चीज़ों को बेच सकते हो अपनी गाड़ियों को। गवर्नमेंट सपोर्ट। Parent, the government is actively working to instill confidence among foreign investors by providing tax exemption and strengthening emission regulations aligning with EA's expansion plans। ये पॉइंट क्लियरली सवाल में मेंशन था, हमने पॉलिटिकल फैक्टर्स में भी लिखा कि वहाँ की जो लोकल गवर्नमेंट है वो इस चीज़ को सपोर्ट कर रही है। आप एक फॉरेन इन्वेस्टर हो, बाहर से पैसे लेकर आ रहे हो और पेलैंड में एक प्लांट ओपन कर रहे हो, इसको सपोर्ट किया जा रहा है, गवर्नमेंट इसको इनकरेज कर रही है। आप यहाँ पर पैसे लगाओगे तो कंपनी गवर्नमेंट जो है वो टैक्स एग्जेम्पशन भी देगी, तो ये भी एक अपॉर्चुनिटी है जिसको आप ग्रैब कर सकते हो। Rising petrol prices, EA's target demographic in Thailand consists of individuals seeking eco-friendly alternatives amid rising पेट्रोल प्राइसेस। पेट्रोल की प्राइसेस बढ़ना आपके लिए अपॉर्चुनिटी है, आपके लिए इसलिए अपॉर्चुनिटी है क्योंकि आप इलेक्ट्रिक व्हीकल्स लेकर आ रहे हो। जब आप इलेक्ट्रिक व्हीकल्स लेकर आ रहे हो तो वो तो पेट्रोल प्राइसेस को काउंटर कर रही हैं। फर्स्ट मूवर्स एडवांटेज, देयर इज नो इलेक्ट्रिक व्हीकल असेंबली प्लांट इन पेलेंट, दिस प्रेजेंट्स एन अपॉर्चुनिटी फॉर ये टू टेक द फर्स्ट मूवर्स एडवांटेज। यानी कि आपको फर्स्ट मूवर एडवांटेज है। फर्स्ट मूवर एडवांटेज अभी थोड़ी देर पहले भी मैंने एक्सप्लेन किया, विच मीन्स कि आप पहली ही कंपनी हो जो ऐसा काम कर रही है, लिहाजा आपको इस चीज़ का बेनिफिट मिलेगा, आप जो है वो सबसे पहले इंडस्ट्री में पेनिट्रेट कर रहे होगे। फाइनली थ्रेट्स है हमारे पास। Changing government policies. Despite current support, government policies may change as there is political instability impacting the ease of doing business or introducing new regulations that could affect EA's operations। यानी कि although ये बात ठीक है कि करंट गवर्नमेंट जो इन चीज़ों को सपोर्ट करी है, लेकिन गवर्नमेंट इंस्टेबिलिटी है, गवर्नमेंट जाकर दूसरी गवर्नमेंट आ सकती है और जब ऐसा होगा तो उसकी वजह से हो सकता है कि पॉलिसीज में जो है वो कोई चेंज आ रहा हो। Economic downturn impact. A worsening of economic conditions in Thailand could reduce the consumer purchasing power, affecting the demand for electric vehicles। यानी कि ऐसा हो सकता है कि कोई इकोनॉमिक डाउनटर्न हो जिसका इम्पैक्ट आप पर पड़े। देखिए इलेक्ट्रिक व्हीकल जो है ना उसकी आप कह सकते हैं कि उस इलेक्ट्रिक व्हीकल को परचेज करना और उसकी मेंटेनेंस महंगी है, उसका फ्यूल सस्ता है। मिसाल के तौर पर 1 लीटर में अगर कोई गाड़ी 15 किलोमीटर चलती है तो शायद एक चार्जिंग में, उतनी ही कॉस्ट की चार्जिंग में वही गाड़ी जो है वो 1000 या 500 किलोमीटर भी चल जाएगी। अगर आप 250 रुपये की बिजली से गाड़ी को चार्ज करेंगे तो वो 500 किलोमीटर भी चल जाएगी, 300 किलोमीटर भी शायद चल जाएगी, 200 किलोमीटर 300 किलोमीटर भी चल जाएगी। पेट्रोल 15 किलोमीटर गाड़ी को चलाएगा, लेकिन उसकी मेंटेनेंस और उसको खरीदना महंगा है।
तो यहाँ पर ये लिखा जा रहा है कि इस चीज़ का थ्रेट है कि अगर इकोनॉमिक इनस्टेबिलिटी होगी और लोग जो है उस एसेट को परचेज ही नहीं कर सकते, तो फिर तो गाड़ियाँ नहीं चलेंगी। उसको चलाना एक अलग बात है, पहले तो उसको खरीदना है ना। एक नॉर्मल गाड़ी पेट्रोल वाली 10 लाख की है, तो इलेक्ट्रिक व्हीकल वैसी ही 40 लाख की होगी, 4 टाइम्स महंगी होगी। Dependency of demand on petrol prices, dependency of local eco-friendly vehicle demand on petrol prices means that demand for eco-friendly electric vehicle may shrink should petrol prices decrease. ये भी एक थ्रेट है कि अगर पेट्रोल की प्राइसेस ही कम हो गई, अगर पेट्रोल की प्राइसेस रिड्यूस हो गई, अगर पेट्रोल की प्राइसेस कम हो गई, तो पेट्रोल की प्राइसेस कम होने की वजह से लोग वापस से पेट्रोल पर चले जाएंगे। मिसाल के तौर पर अगर मैं बोलूँ कि भाई अब पेट्रोल से अब पेट्रोल जो है वो अभी 250 रुपये लीटर का था, 25 रुपये लीटर का होने वाला है, क्योंकि पेट्रोल कोई डलवा ही नहीं रहा, सब इलेक्ट्रिक व्हीकल्स पर चले गए। तो लोग वापस से हो सकता है कि पेट्रोल्स पर आ जाए। ठीक है, यानी कि पेट्रोल की प्राइसेस और इलेक्ट्रिक व्हीकल जो है इनकी एक एक इनवर्स रिलेशन चल रहा है। तो बहरहाल ये कोई, मैं नहीं समझता कि एक मुश्किल सवाल था। आप आराम से आराम से आराम से, मैं समझता हूँ कि इन 14 में से 10-12 मार्क्स जो है वो ले सकते थे, अगर आप आराम से इसको आंसर करो, देख देख कर आंसर करो, तो 14 में से 14 नहीं तो 10, 11, 12 मार्क्स लेना कोई बड़ी बात नहीं थी। और ये एक अच्छा सवाल था जो आईकेप ने पूछा था, जिसमें दोनों मॉडल्स पेस्टल और स्वॉट एनालिसिस टेस्ट हो गए। उम्मीद है कि इस वीडियो से कुछ ना कुछ नॉलेज में इजाफा हुआ होगा और आहिस्ता आहिस्ता आपकी प्रोग्रेस इंशाल्लाह आगे बढ़ रही होगी और चीज़ें समझ में आ रही होंगी। अगर कोई मसला हो तो आप मुझसे डिस्कस कर सकते हैं। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।